नया चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस। होता क्या है कि जब हम किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न या कंपनी के बैलेंस शीट को हाथ में लेते हैं तो वो हमें केवल इतना ही बताता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितने रिसीवेबल्स हैं, कितने पेबल्स हैं, कितनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लेकिन हमें ये सारी चीजें कहीं कोई एक रिजल्ट नहीं देती एनालिसिस करके। हमको उनको एनालाइज करना पड़ता है ताकि हम फ्रूटफुल डिसीजंस ले सकें। यानी डिसीजन हमें एज सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं लेना पड़ता, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके हम डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, एनालिसिस कितने तरह से होता है और कौन कौन से तरीके हैं एनालिसिस करने के? भाई हमारे सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दिया, या तो हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट पीरियड्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करें और अपनी ग्रोथ को जाने या डिक्लाइनमेंट को जाने, उनके रीजंस को फाइंड आउट करें। हाँ, या कई सारे तरीके हो सकते हैं हमको एनालाइज करने का। हमको लोन लेना है बैंक से, तो बैंक वाला किस तरह से एनालाइज करेगा। हमको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो हमको उसके हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ या ना, पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग एनालिसिस होगा और इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अलग एनालिसिस होगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट पाने के लिए हमको एनालाइज करना पड़ेगा। ये तो पक्की बात है। पहला मैंने बताया, या तो हम अपनी ही कंसर्न के एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन करें। बात समझ में आई? या फिर हम अपने ही कंसर्न के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसी पीरियड के किसी दूसरे कंसर्न के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन करें, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आ जाएंगे। अब उन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम क्या निकालेंगे? रेशियो। क्या निकालेंगे? या ट्रेंड। क्या निकालेंगे? ट्रेंड या रेशियो। अब बात समझ में आई? तो हमारे पास जो डिसीजन लेने के तरीके होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के, कुछ ये है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव का मतलब एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक हमारी कंसर्न का एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कंसर्न के डिफरेंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन करना, या किसी दूसरे के कंपटीटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन करना। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? हम अपनी ही कंसर्न का एक फिक्स फॉर्मेट बना लेते हैं। भाई ये हमारा क्या है? एक स्टेटमेंट है। दूसरी कंपनी ने क्या मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा? ना, थोड़ा अप एंड डाउन होगा। उसको भी हम अपने हिसाब से कन्वर्ट करके कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। हमारे यहां जो करंट लायबिलिटीज है वो हमारे करंट लायबिलिटीज के सामने करंट लायबिलिटीज दिखती है, तो उसकी भी करंट लायबिलिटीज मेरे सामने ही दिखी। बात समझ में आई? तो उसको हम कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। ट्रेंड एनालिसिस। कौन सा? ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये दोनों आपके अलग चैप्टर हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो हमारे पास टूल्स कौन कौन से हो गए? पहला कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड रेशियो या ट्रेंड एनालिसिस, और नेक्स्ट हो गया हमारा रेशियो एनालिसिस। जो बाकी दो बचे आपके कैश फ्लो एनालिसिस एंड फंड फ्लो एनालिसिस, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी कंसर्न में डिसीजन लेने के लिए। हमको भी अगर कहा जाए कि किसी कंपनी के शेयर्स डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, if I do not have any trend analysis or ratio analysis, but I am sure that I'll find the cash flow statements. Now on the basis of those cash flow statement I can take a decision. हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। बात समझ में आई? नहीं। उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरे फर्म की एक्टिविटीज को तीन पार्ट में तोड़ा जाता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तोड़ दिया जाता है। अब आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि फर्म का डिसीजन सही है कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए फर्म सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से देख सकते हैं। देखेंगे जब आएगा। तो फिलहाल अभी हम जो करने जा रहे हैं दैट इज योर अप टू रेशियो एनालिसिस। क्लियर है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का मतलब हुआ कि हम अपने डेटा को इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं और इस मेथड से अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं कि जो डेटा है वो हमें एक नया डिसीजन लेने में हेल्प आउट कर सके। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, माइट बी आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट वे, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट करके अगर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं देन यस इट्स अ गुड थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उस शेड्यूल 3 या नॉर्मल जो हमारे पास ऑब्लिगेशंस डाले गए हैं उससे हट करके हम काम करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो हमको फ्रूटफुल रिजल्ट देता है तो कोई इसमें बुराई नहीं। अच्छा, कहता है different component parts. It involves the division of facts based on some definite plans, classifying item into the classes based on certain condition, presenting them in most convenient, simple and understandable form. तो आप अपने हिसाब से अपने डिसीजंस को ध्यान में रख करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिसीजन लेने लायक बनाते हैं। आप अपने डेटा को रीग्रुप रीडिजाइन करके अपने स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं या उनके रेशियोज या ट्रेंड निकाल सकते हैं। ठीक, द फिगर गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प, वो हमें हेल्प नहीं करता, कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब तक कि उन्हें इस तरह से ना रखा जाए कि उनका मीनिंग निकले, हम उनको इंटरप्रेट कर पाए और अपने डिसीजंस को ले सके। इट इज कंपेरिजन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द कंपोनेंट फॉर मेकिंग कंक्लूजन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अभी तो वही आएगा ही, सारा कुछ वही पढ़ना है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जामिन करना अपनी फर्म की हेल्थ का, इवैल्यूएट करना प्रॉफिटेबिलिटी का एंटरप्राइज की, जाहिर बात है हम किस तरह से चल रहे हैं, हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन एंड टू स्टडी द डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ द फर्म। मींस अभी केवल 4-5 लिखे हैं, एक बार जब आप पढ़ लेंगे ना तो आप खुद 10 तरह के ऑब्जेक्ट्स लिख लेंगे, ये 4-5 में लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक, एक बार पता तो चले हम करने क्या जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला टूल है हमारा कौन सा, कंपैरेटिव। हम करेंगे क्या, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका दिमाग में ये सेट हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। इन 3 में इतना इंपॉर्टेंस आपको देना भी नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, इन 3 पे इतना वेटेज नहीं देना, जो वेटेज देना है सारा का सारा रेशियो एनालिसिस। लेकिन हाँ, इन 3 पर एक बार लग जाए तो हो सकता है एग्जाम में किस्मत अच्छी होगी तो सामने क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है ना, और करना कुछ होता नहीं है इसमें, तीनों में कुछ नहीं करना। देखा जाए, पहला है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जरा ढंग से देखें कि 2 पार्ट में तोड़ेंगे। If the financial statement is recasted for comparison, comparing all the element of financial statement from year to year in absolute term का मतलब होता है 10 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तो 15 लाख रुपए, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट टर्म्स, एज वेल एज इन परसेंटेज। तो हमें एब्सोल्यूट टर्म्स का भी एक कॉलम बनाना है जिसमें हम रुपीज लिखेंगे, जितने जो रुपीज होंगे, अमाउंट होंगे, उसको हमें फिल करना है, साथ ही साथ सामने एक बगल में एक कॉलम बनाना है परसेंटेज का। Then the recasted statement is called comparative financial statement। कैसे बनेगा, कुछ ये है इसका फॉर्मेट। 2021 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2022 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने हिसाब से रुपीस को मैंने रखा है ना, जो हमें दिया गया था मैंने उसी चीज को एज सच कॉपी कर दिया, और इसके आगे 2 और कॉलम बना दिए जो परसेंटेज को शो करेंगे। क्या शो करेंगे, कैसे शो करेंगे जरा देखें, चलें देखा जाए। हटा दें इसको यहां से। केवल कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए, अगर स्पीड में काम करना है तो। चलो बताओ क्या है 31 मार्च 2021 इन रुपीज।
31 मार्च 22 इन रुपीज। तीसरा आ जाएगा इन दोनों में चेंजेस इन रुपीज, एंड द लास्ट टर्म चेंजेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखा जाए, चलो पहला बताओ अमाउंट क्या दिया हुआ है, करंट एसेट। कैश 23,600 2,000, और डेटर्स, चलो इन दोनों के बारे में तुम लोग हमें बताओ कितने रुपए से चेंज हुआ है 31 मार्च 21 22। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बता सकते हो। प्लस हुआ है या माइनस हुआ है? कितने से माइनस हुआ है? और नीचे वाला प्लस हुआ है माइनस हुआ है? कितने से माइनस हुआ है? 3,800। कुछ बड़ा वाला भी ले लो। इन्वेंट्री 32 से 26 पर माइनस हो गया। और अदर करंट एसेट बड़ा हुआ ही नहीं रहा, 6400 2600। तीन 800। टोटल कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आगे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 54 34। अरे प्लस वाला तो आ ही नहीं रहा है। -20। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी ये आया। बासठ 157 80 88। हाँ ये आ रहा है। चलो हमें यहां तक पहुंचना था। जरा बताओ कितना परसेंटेज चेंज हुआ, पहली वाली फिगर कितने परसेंट चेंज हुई है, हमें ये बताओ। सिंपल चीज पूछी। बेस किसको लियो, 21 को 22 को? बेस किसको लियो, 21 को 22 को? इसको बेस लेना है क्या? कितना आ रहा है आंसर? हाँ समझ में आई मेरी बात? तुम लोग 11th क्लास में थे, फिर 12th क्लास में गए, इकोनॉमिक्स में यहां पर 100 में पाए थे 60, चलो 80 में पाए थे 60 मार्क्स, और यहां 80 में पाए थे 65। बताओ प्लस हुआ है या माइनस हुआ है? किसको बेस लेकर के देख रहे हो? अब बात समझ में आई? पिछले साल से ग्रोथ किए या नहीं किए, बेस तो पिछले साल को ही लोगे। सेम वही चीज जहां पर तुम लोग अपनी मार्कशीट को एनालिसिस करते थे, वही एनालिसिस यहां भी करना है। कुछ नया नहीं करवा रहे, वही कर रहे हो। तो पिछले साल अगर 23,600 था, इस बार 2,000 हो गया, तो 21,600 माइनस हो गया। तो 21,600 माइनस हुआ है 23,600 पर, तो 100 पर हुआ है 91.52%। ये ऐसे लिखना है। तेईस 6 में चेंजेस हुए हैं, 21,600 तो 100 में कितना? समझ में आई बात? चलो दूसरे का बता सकते हो। -9% एग्जैक्ट है। चलो बताओ। 32,000 पर 6,000 है,
तो 100 पर 18.75, बोलो ना। 3800 है डिवाइडेड बाई 6400 पर, तो 59.375 टोटल में कर ही लोगे। इसका टोटल मत रख लेना आदत से मजबूर होगे तो इसका टोटल मत रख लेना। कैसे करोगे? 23,600 प्लस 41,800, 32,000 प्लस 6,400, 1,03,800। और इसका आ जाएगा 40 प्लस 26 प्लस 2,600, 68,600 माइनस 1,03,800, 35,200 का डिवाइडेड बाई 1,03,800, ये हो गया 33.91%। समझ में आई बात? तो टोटल करंट एसेट्स में चेंजेस आए हैं 33% के। बात करें, बोलो भाई, समझ में आई बात? जरा प्लांट एंड मशीनरी का बताओ कितने से प्लस हुआ है? हाँ, इसका प्लस हुआ है 153%, और ऊपर वाला हुआ 37 पॉइंट। समझ में आई? यही चीजें तुम लोग को यहां पर रखनी है। देखो ना, और ये हमारा जो बनेगा इसी को हम कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ना, बोला है क्या बनाना है आपको? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। केवल बना लेना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है इसको एनालाइज करना। ये हमें क्या क्या यही प्लस माइनस करके आंसर आ गया, घर चले जाएं? किया क्यों किया क्यों, ये भी तो पता चले। चलो ये बताओ, पिछले साल के मुकाबले हमारी करंट एसेट बढ़ी है या घटी है? सर माइनस हुई है। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। करंट एसेट घटी तो क्या करंट लायबिलिटी भी कम हुई है क्या? करंट एसेट घटी तो क्या करंट लायबिलिटी भी कम हुई है क्या? हाँ सर, करंट एसेट अगर 33% से कम हुई है ना, तो करंट लायबिलिटी उससे तेजी से कम हुई है। कोई बुराई नहीं है। हमको बुराई दिख रही थी, लेकिन कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा करंट लायबिलिटी भी कम हुआ है और करंट एसेट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से कम हुआ है। समझ में आई बात? अरे हमारे पास ना ओनर्स फंड पहले कम थे, अब 50% से बढ़ा दिए, लेकिन लाइबिलिटी भी हमारी, लोन कहाँ है, ये लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ गई। हमने कैपिटल भी बढ़ाया, लोन भी बढ़ाया। अरे भाई, आप कैपिटल भी बढ़ा रहे हो, लॉन्ग टर्म लोन भी बढ़ा रहे हो, रीजन क्या है? उस हिसाब से आपका बिजनेस चमक रहा है या नहीं चमक रहा, कि आप लाइबिलिटी को ही मीट आउट करने में टाइम निकाल रहे हो? लाइबिलिटी कम नहीं हुई है, लाइबिलिटी बढ़ी है। देखो ना, पहले हमारे पास 40,000 का लोन था, अब 65,000 का लोन हो गया लॉन्ग टर्म। पहले हमारे पास इक्विटी 1,42,000, ये 80,000 का था इक्विटी, अब 1,20,000 का हो गया। हाँ या ना? पक्की बात है। जबकि उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की सॉल्वेंसी कम हुई है या बढ़ी है? सॉल्वेंसी का मतलब जानते हो? पेइंग कैपेसिटी। अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने की कैपेसिटी बढ़ी है या घटी है? जरा बताओ हमको। सर आपने ना जो भी पैसा लिया आखिर यूज कहां किया? ये किया है। हमने जो पैसा उधार लिया था ना, या कैपिटल में से निकाला ना, ज्यादा कैपिटल, वो आखिर गया कहां पैसा? ये दिख रहा है सामने। ये अचानक से एसेट आपकी बढ़ गई, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कुछ और बढ़ा है बड़ी तेजी से? हाँ सर, फर्नीचर भी बढ़ा है। इसका मतलब आपने जो पैसा लिया है वो लॉन्ग टर्म से पैसा लेकर लॉन्ग टर्म में ही पैसा लगाया, ये अच्छी बात है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, पैसा लगा रहे हो तो कमा भी रहे हो कि नहीं कमा रहे? सर पिछले साल तक हमारे रिजर्व 62 थे, इस बार 70 हो गए हैं, रिजर्व 13% से बढ़े हैं। अच्छी बात है, एक तरह से हम कमा भी रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, कमाई भी बढ़ रही है। करंट एसेट कम हुई तो करंट लायबिलिटी भी कंपैरेटिवली उससे ज्यादा तेजी से कम हुई, तो कंपनी अच्छी जा रही है। अरे भाई, अब समझ में आया पर्पस क्या है?
और कुछ निकल रहा हो तो बताओ, हमारे हिसाब से यही रिजल्ट निकल रहा था जो मैंने बता दिया। यही आपको इंटरप्रेट करना है अपनी कहानी के तौर पे। यहाँ पे एग्जाम में मार्क्स इस पर मिलेंगे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो समझ लो 3 नंबर इस पर होंगे, 7 नंबर इस पर होंगे। समझ में आई बात? तो हम लोग एग्जाम में ये करके आएंगे, दांत दिखाएंगे कि हो गया, तो 3 ही नंबर का करके आए बेटा। होने का मतलब इससे होता है, क्योंकि हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करने की भी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कैसे इंटरप्रेट करें? कुछ क्लियर हुआ? अभी तो शुरुआत है, कुछ कुछ हिसाब किताब लगा, चल सकते हैं आगे। ये क्वेश्चन घर पे फेयर कर लोगे तुम लोग? हमें करने की जरूरत है क्या? ऐसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है ना, ऐसे फालतू का कॉपी पेस्ट। चले आगे। इसे हम कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? अब इसके बेनिफिट्स तुम लोग यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सारे रेशियोज का, सारे एनालिसिस का एक ही एडवांटेज है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। कहता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द इंटरनल एनालिसिस इट कैन मिसलीड। अरे भाई मत बोलो ना, हमारे पास नॉलेज है तभी तो हम बना रहे हैं, नहीं तो काय के लिए बनाते? नॉलेज नहीं होता तो हमें तो कोई डिसएडवांटेज नहीं लगा। पक्की बात। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी मिसलीडिंग कब? इफ फ्रीक्वेंट चेंजेस हैव बीन अलाउड इन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ओवर द पीरियड। ये मिसलीड कर सकता है। इधर आप चार्ज कर रहे थे डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी मेथड से, इस साल से करने लगे एसएलएम मेथड से। इधर आप स्टॉक को यूज कर रहे थे फीफो मेथड से, इधर आप यूज करने लगे लीफो मेथड से। अगर ये आप फ्रीक्वेंट चेंजेस करेंगे तो आप अपने फर्म के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपना रिजल्ट तो कभी खुद एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो बात सही बोल रहे हो, हमारी पॉलिसीज फिक्स होनी चाहिए, स्टैट होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस में कोई भी चीज हमको सही रिजल्ट नहीं देगी, इसकी बात छोड़ दो। कोई भी चीज हमें सही रिजल्ट नहीं देगी। इट डजंट शो द रिलेशन ऑफ एनी आइटम टू टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी। ठीक है, छोड़ दो, सेल्स इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने यहां पर कहीं पर भी पीएल स्टेटमेंट का कंपेरेटिव स्टेटमेंट नहीं बनाया। हाँ है ना? प्रॉपर कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर फर्म कैन नॉट बी पॉसिबल बाय दिस स्टेटमेंट बिकॉज देयर इज नो कॉमन बेस ऑफ कंपैरिजन। मान लो आपको किसी दूसरी कंपनी के साथ एनालिसिस करना हो तो उसने अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा, आपने अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, कॉमन साइज स्टेटमेंट तो बना ही नहीं। तो आप अपनी ही फर्म के पिछले साल का कंपैरिजन इस साल से कर सकते हैं, पिछली पीरियड का इस मंथ से कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला आपके हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर और नहीं आपने उसको कॉमन साइज में कन्वर्ट किया। तो इसकी इस कमी के कारण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इस कमी के कारण क्या पैदा हुआ? ठीक, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। देखो ना कैसे बनाया जाता है, बस ये देख लो फॉर्मेट। हम चाहते तो इसका फॉर्मेट अलग से दे सकते थे, ये फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन है सामने, आंसर है, फॉर्मेट यही रहता है। हम बेस को 100 पर ले आते हैं। ये टोटल लाइबिलिटीज है, इसके बेस को 100 कर दिया। टोटल एसेट्स है, इसके बेस को 100 कर दिया। सिंपल। और इस 100 के बेस पर हम ये देखेंगे 10 लाख में कैपिटल कितनी थी? 6 लाख। तो 100 पर कितनी कैपिटल हो गई? 60%। 10 लाख पर ये कितना था? 1 लाख। तो 100 पर ये कितना हो गया? 10%। मेरी बात समझ में आई? ये है कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या है? हम दो कंपनियों के स्टेटमेंट को कॉमन साइज में कन्वर्ट करके ऐसे रीग्रुप करके रीकास्ट करके दोनों को सामने रख सकते हैं और फिर देख सकते हैं टोटल को 100-100 मानते हुए। कंपैरिजन करना भी आसान होगा और डिसीजन लेना भी आसान होगा। ये इंटरनल फर्म के साथ कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करना हुआ तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आपने टोटल को 100 रख लिया, उसके हिसाब से रीग्रुप या रिकास्ट करके आपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 100 पर बनाया, उसके बाद कंपैरिजन किया कि हमारा टोटल 100 में से 60 शेयर कैपिटल है, बगल वाले का 100 में से 50 शेयर कैपिटल है, मेरा वाला 100 में से 30 लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, उससे 100 में से 40 लॉन्ग टर्म ले रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी तो वो बता सकता है। कौन? कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये वही है, देखो
हमको दिया गया था कॉमन साइज स्टेटमेंट, जरा बता सकते हो परसेंटेज कैसे निकालोगे? हाँ बताओ कितना परसेंटेज आया अगर 100 पर रखा जाए तो? पहला वाला, दूसरा वाला 25%, 5%, हाँ या ना? हो गया, क्या कोई मेहनत लगी? इसको भी आप 100 में कन्वर्ट कर लो। 65%, 15%, 7%, 5%, 8%, हो गया आपका। दिस इज योर रिजल्ट। चलिए, यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखा है? कॉमन साइज स्टेटमेंट इज रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम विद कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन। एसेट साइड इज क्लासिफाइड इन फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। आपने क्लासिफाइड कर दिया अपने बिजनेस के एसेट को, इसी तरह क्लासिफाई किया आपने किसी दूसरे वाले को, उसको भी उसी रीग्रुप में चेंज किया, और उसके बाद आपने टोटल को डिवाइड कर लिया, टोटल को बेस ले लिया 100 को, और इन्वेस्टमेंट कितना, करंट एसेट कितना, फिक्टिशियस एसेट कितना, फिक्स्ड एसेट कितना, प्लांट एंड मशीनरी कितना, जितना आप ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। लेकिन मोटे मोटे ग्रुप या हेड में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। लायबिलिटीज सेम इसी तरह, प्रोप्राइटर फंड, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटीज। हो गया, खत्म, खत्म हो गया। इनकम स्टेटमेंट को सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स, और उसका परसेंटेज निकालेंगे। सेल को टोटल 100 मान लेंगे, अब कर लो पूरे स्टेटमेंट को चेंज, सेल को पूरा 100 मान लो और कर लो पूरे स्टेटमेंट को चेंज, खत्म है। उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। हम केवल अकेले का नहीं बनाएंगे, 2 फर्मों का बनाएंगे, 3 का बनाएंगे। अपना ही पिछले साल का इस साल से कंपैरिजन करने से कौन मना करेगा? ठीक है ना। चले, नेक्स्ट आता है आपका, ये कर लोगे अब पक्का ना, ट्रेंड एनालिसिस। ये ट्रेंड को बताता है। ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं। अरे देखो सामने दिख रहा है, पहले हमारा 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, हमने बेस किसको लिया है? हर चीज 100 रख दी, हर चीज 100 रुपए का अगर मटेरियल यूज हुआ था 18, 19 में, तो 19, 20 के मुकाबले में कितना हुआ था? यानी 18, 19 के कंपैरिजन में 20, 21 में बढ़ा या घटा? हाँ सर, हमने 100 के बदले एक तरह से कंपैरिजन करे तो देखें 125% तक बढ़ गया। क्या उस हिसाब से मेरी सेल बढ़ी? ना, सेल 100 से केवल 112 बढ़ी, लेकिन मटेरियल ज्यादा कंज्यूम हो गया। हमारा क्या लेबर कॉस्ट पहले के मुकाबले बढ़ा है, घटा है? नहीं सर, उतना ही है। ये तो अच्छी बात है, सेल बढ़ी, हाँ सेल बढ़ गई, लेकिन लेबर कॉस्ट उतना ही है। क्या हमारा अदर एक्सपेंसेस बढ़ा? हाँ बढ़ गया, कंपैरेटिवली सेल से ज्यादा तेजी से बढ़ा। बोलो ना। क्या हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल मिलाकर, ये सब मिलाकर के कितना बढ़ा? 100 से 120, सेल्स कितनी बढ़ी? 100 से 112। प्रॉफिट कितना है? पहले भी उतना ही था जितना अभी, तो फायदा क्या हुआ काम करने का? इसका मतलब हमको तो दिखेगा ही नहीं फायदा एक तरह से, जबकि यही चीज यहां पर आओ तो ऐसे दिख रही थी पहले, ट्रेंड एनालिसिस के पहले। ये 2 लाख था, ये 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 9 लाख। हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था करें तो करें क्या। हमने क्या किया, इन सबको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैंने लिख दिया 100। अब कंपैरिजन करने के लिए, अगर ये 100 है तो ये कितने के बराबर है? तो अगर 2 लाख रुपए 100 के बराबर है, 2 लाख रुपए 100 के बराबर, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 2,50,000, ये कितने के बराबर है? ये 125 के बराबर है। अगर 1.5 लाख 100 के बराबर है, तो 100 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 150, 100 ही आ जाएगा वापस। बोलो ना। नीचे देखो, अगर 1.5 लाख 100 के बराबर है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1,50,000, तो 2 लाख कितने के बराबर होगा? 133। बोलो ना। ये वही निकाला गया है, और सब में इसी को बेस लिया गया है, 19 को ही। फिर जब हमें यहां कंपैरिजन करना होगा, कहां पे? अगले साल, यहां 21 में,
तो अगर ये 2 लाख था तो ये 100 का 100 हो गया, ये 1.5 लाख से 2 लाख हो गया। कर सॉल्व कर लोगे, 1.5 लाख से कितना हो गया, तो 1.5 लाख अगर 100 के बराबर था, 100 डिवाइडेड बाय 150, तो 2 लाख कितने के बराबर हो गया, 133। ये हो जाएगा 133। बोलो 133। नीचे वाला कितना आ जाएगा, 1.5 लाख से 1 लाख हो गया, कितना माइनस हुआ है, 67 हो गया क्या, जितना प्लस हुआ उतना माइनस हुआ है, देखो 67 हो गया ना। देखो अब हमें अगर अगले साल को कंपैरिजन करना हो, पहले साल को तो हम लोगों ने इंटरप्रेट किया, दूसरे साल को अगर ये 100 था तो ये 100 है, सेल घट गई, सेल घट गई, लेकिन लेबर कॉस्ट क्यों बढ़ गया रे, प्रॉब्लम दिख रही है ना, सेल घटने से लेबर कॉस्ट कैसे बढ़ सकता है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं लापरवाही, यहाँ तो आइडल टाइम वगैरह सब एनालिसिस करना तुम लोग को मालूम है, कॉस्टिंग का अकाउंट के हिसाब से एनालिसिस कर लेना कि एक्स्ट्रा क्या किए हो, यानी कि हमारी सेल घट गई, पहले तो ये पता करो रीजन की सेल घटी क्यों, दूसरा अगर सेल घटी तो कॉस्ट क्यों उतनी ही लगी जितनी पिछले सालों में, क्या कॉस्ट का दाम बढ़ा है क्या, मटेरियल वगैरह का दाम बढ़ गया है क्या, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से क्या हमको ऑफर वगैरह चलाने के कारण हमारी सेल कम दिख रही है क्या, मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। उसी एब्सोल्यूट टर्म को मैंने परसेंटेज में चेंज कर दिया और एक साल को बेस ले लिया जिसको हम अच्छा मानते हैं, क्लियर हुआ, ये उतना ही रहा सेल कम होने के बावजूद, ये कम हो गया ठीक है, ये भी कम हो गया ठीक है, प्रॉब्लम का, अच्छा ये कम हो गया ठीक नहीं है, प्रॉफिट कम हो गया प्रॉफिट कम ना हो, लेकिन सेल्स जितनी तेजी से कम हुई है उससे डबल तेजी से ज्यादा कम क्या हुआ है, इसके पीछे रीजन है हमारा फालतू का कॉस्ट का जाना और मटेरियल कॉस्ट को कम ना कर पाना, बात समझ में आई। इसी तरह अगले साल का कंपैरिजन निकाल लो, हमारा सेल उतना ही है जितना 18-19 में था, लेकिन हमने मटेरियल कॉस्ट को कम कर दिया भाई, कंजम्पशन कम हुआ है, अच्छी बात है, सेल उतना ही है, कॉस्ट कम हो गई मटेरियल, अच्छा सेल उतना ही है लेकिन फायदा बढ़ गया, क्योंकि अगर कॉस्ट कम होती है तो फायदा तो दिखता है, देखो ना सेल उतनी ही है लेकिन लेबर कम कर दी, इसका मतलब अब हम यहाँ कंट्रोल करना सीख गए हैं, अब हमारा ट्रेंड अच्छा जा रहा है, जो गलतियां इधर बीच में 1-2 सालों में हो उसको हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, देखो ना अदर एक्सपेंसेस उतने ही रहे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले के मुकाबले कम हो गई है जबकि सेल उतनी ही है, तो ये कहलाता है हमारा ट्रेंड एनालिसिस, किसी एक साल को बेस ले लो और कई सालों का हम ट्रेंड निकाल सकते हैं। हमको ये बेस केवल आपको देना था तीनों क्वेश्चंस का, किसका किसका, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कॉमन साइज स्टेटमेंट का और ट्रेंड एनालिसिस का, एक एक क्वेश्चन करवा दिया, अब आप लोगों की मर्जी है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, इस पर हम ज़्यादा वेटेज दे नहीं सकते और कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चंस की, जितनी किताब में क्वेश्चन दिए हैं लाओ लगा दे साल भर लगाते रहेंगे परसेंटेज और उसमें कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक, प्रैक्टिस अब तुम लोग के हाथ में, हम लोग को जो मेन एफर्ट्स करना है वो ये है, रेशियो एनालिसिस, चलें, और पर्पस भी मेरा यही स्टार्ट करने का था, लेकिन वो छूटे ना, वो तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम लोग कहोगे एग्जाम में आ गया 5 नंबर सर आपने तो ट्रेंड एनालिसिस बताई, तब बच्चों वाला क्वेश्चन है ट्रेंड एनालिसिस, 2 मिनट लगेगा एग्जाम में जाने से पहले, हाँ क्या बोल रहे हैं, समझे नहीं, तुम हो कौन, चले, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, ये हमें सही रिजल्ट, अगर हम कहें कि अगर हमको अपने बिजनेस को आगे ले जाना है तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है डिसीजन लेने में फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, रेशियो का मतलब अब परसेंटेज में ले लो, रेशियो का मतलब टाइम्स में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी लो, और रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि जो तुम लोगों को बताया जाए बस उतने ही रेशियोज हो सकते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तुम लोग अपने हिसाब से नए नए रेशियो के आविष्कार कर सकते हो और अपने नाम से किताबों में कॉपीराइट करवाकर चला सकते हो, अगर कॉमन सेंस होगा तो ठीक है ना, रेशियो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
लेकिन बच्चे फॉर्मूला रटते हैं, बेसिकली फॉर्मूला रटते हैं, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमने क्या कहा, रेशियो तुम्हारे हिसाब से निकलना चाहिए। कुछ रेशियोज तो बट ऑब्वियस है कि जो हम समझते हैं वही पूरी दुनिया भी समझती है। अगर मैं कहूं करंट रेशियो, तो जो मैं समझूंगा वही तुम भी समझोगे, तो उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कई रेशियोज ऐसे हैं जो हम अपने मन से निकाल सकते हैं, जैसे कहीं भी नहीं मिलेगा। मान लेते हैं अगर हम एक रेशियो बनाए, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। अब ये मेरा बनाया हुआ रेशियो अभी तुरंत का है, बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब कैपिटल का मतलब मैं क्या लेता हूं वो मेरे ऊपर है। मेरी बात समझ गए? तो रेशियोज हम लोग खुद भी बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रेशियो एनालिसिस की, तो जो रेशियोज यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, जो मैं समझूंगा वही आप समझेंगे, जो आप समझेंगे वही हम समझेंगे। लेकिन इनको हम लिमिट नहीं कर सकते उतने ही रेशियोज में जितने हम लोग को बताए जाएंगे। हम इसके बियॉन्ड भी जाकर के काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेशियोज बना सकते हैं, अपने एनालिसिस के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। अब समझ में आई बात? तो इसकी कोई बाउंडेशंस या लिमिटेशंस नहीं। यू आर फ्री टू डू वर्क अपॉन दैट। क्लियर? Ratio analysis is based on the fact that a single accounting figure by itself may not communicate any meaningful information, but when expressed relative to some other figure, it may definitely provide some significant information. कहना क्या चाहता है? ये कहता है, मान लीजिए मैंने कहा करंट रेशियो मेरी कंपनी का 3 है। मैंने क्या बोला? करंट रेशियो 3 है। कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्या क्या 3 है तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? लेकिन जब मैं कहूं कि मेरे पिछले साल करंट रेशियो 2.5 था, या मेरे कंपटीटर का 2.5 है, अब यहां पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। किसका बढ़िया है? बोलो। मेरा। कैसे मालूम? वो मीनिंग अभी बताएंगे। बात समझ में आई? यानी अकेले कोई फायदा नहीं करेगा, जब हम इसको रिलेटिव एस्पेक्ट्स में देखते हैं तब ये हमें फायदा करता है। या रेशियो हमेशा दो चीजों को लेकर चलता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? दो एस्पेक्ट, काउंटर पार्ट लेकर के चलता है। क्या लेकर चलता है? मतलब नहीं समझे। हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या मतलब निकालेगा? कुछ नहीं। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स रिलेटेड टू सेल्स, ये हमें मतलब निकाल करके देगा। दो के बीच में रेशियो, यानी दो काउंटर पार्ट, इसका भी मीनिंग वही, इसका भी मीनिंग वही। तो रेशियो अपने आप एक सिंगल फिगर कुछ नहीं कर सकती, इसके साथ इसका काउंटर पार्ट का होना जरूरी है। रेशियो कैसे निकालते हो सर? 50 डिवाइडेड बाई 100, तो दो पार्ट्स का होना जरूरी है। ये एक अकेली फिगर कुछ रिजल्ट नहीं निकालेगी। चलें, तो कहता है रेशियो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट फॉर दैट अ सिंगल अकाउंटिंग फिगर बाय इटसेल्फ मे नॉट कम्युनिकेट। अगर हम केवल ये वाली फिगर दे दें तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट व्हेन एक्सप्रेस रिलेटिव टू सम अदर फिगर, जब हम इसको किसी दूसरी फिगर के साथ कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है। रेशियो एनालिसिस इज नॉट जस्ट कंपेयरिंग बिटवीन डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो, इट इज कंपेयरिंग द नंबर अगेंस्ट प्रीवियस ईयर। केवल इस साल का नहीं है, इस साल को पिछले साल से भी कंपैरिजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे वो भी। रेशियो एनालिसिस को हम बाउंडेशंस में ही डाल सकते हैं। इस साल के फिगर को इस साल से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, इस साल को बेस लेकर पिछले साल से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, आगे का भी ट्रेंड देखते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना भी सकते हैं। इसी रेशियो की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? आने वाले साल का ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू क्या बना सकते हैं? नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, जो ऐसा हो सकता है, अनुमानित, एस्टिमेटेड। चले, एक पढ़ोगे तुम लोग फ्यूचर में, जब आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में हम तुम लोग को डू पॉइंट चार्ट एनालिसिस बताएंगे। डू पॉइंट चार्ट, ठीक? अभी इसका कोई लेना देना, जो कुछ भी पढ़ेंगे वहां जाकर अपने आप क्लब हो जाएगा, बहुत मजा आएगा लास्ट में, ठीक? लेकिन अभी उसका कोई यूज नहीं है। हम अभी रेशियोज को 4 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। कितने पार्ट में? पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज,
और उस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में इतने रेशियोज आते हैं, ठीक। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्सपेंसेस रेशियो। अब एक्सपेंसेस रेशियो में कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो। अब इसके अलावा तुम लोग और भी कुछ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तुम लोग के ऊपर है, हाँ या ना। अच्छा, रिटर्न के बाद जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब रिटर्न की बात कर रहे हैं। रिटर्न किस पर? केवल रिटर्न सेल्स पर नहीं होता। रिटर्न, एक बात बताओ, हमने अपनी फर्म में एसेट रखी है, क्या रखी है? एसेट रखी है। ये मेरी बैलेंस शीट है और एक पीएल अकाउंट है, ढंग से बताना तुम लोग। ये बैलेंस शीट है, ये पीएल है, ट्रेडिंग एंड पीएल। मैंने सेल की 5 लाख रुपए की और हमारे पास फिक्स्ड एसेट हैं 10 लाख रुपए के। कुछ मिला? कुछ निकल रहा है? कुछ निकला क्या रिजल्ट? अरे बोलो ना। निकला, बहुत बड़ा रिजल्ट निकला। मेरा कंपटीटर है, उसकी सेल है 4,80,000 और उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं 6 लाख की। कुछ रिजल्ट निकला क्या? हाँ, क्या है? सेल इसकी हमारे से, अरे बोलो ना, कम है कि ज्यादा है? अब देखो, ये गलत तुम लोगों ने रिजल्ट निकाला, इस बच्चे ने सही निकाला। देखो इधर, यहां 6 लाख की एसेट पर वो बंदा 4,80,000 की सेल कर रहा है। इसका मतलब उसने अपनी एसेट को यूज किया है 80%। कितना? मैं अगर बोलूं तो, हाँ या ना। और हम अपनी एसेट का केवल 50% के बराबर ही सेल कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, हम एक ऐसे ही रेशियो आपको बता रहे हैं। कंपैरिजन देखो ना कैसे, उसने कम एसेट लगा करके ज्यादा यूज किया है, हम ज्यादा एसेट लगाकर कम यूज कर रहे हैं। अरे बोलो ना, तो हम अच्छे हैं या वो अच्छा? अब तक तो कह रहे थे हम अच्छे, प्रॉफिट सेल्स ज्यादा है, अब तो वो अच्छा निकल गया। रेशियो का फर्क समझ रहे हो? तो हम लोग ये रेशियोज निकालेंगे। अब देखो, अब तक हम देख रहे थे सेल्स पर कॉस्ट कितना है, सेल्स पर परचेज कितना है, सेल्स पर एक्सपेंसेस कितना है, सेल्स पर नेट प्रॉफिट कितना है, सेल्स पर जीपी कितना है, सेल्स पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, सेल्स पर ऑपरेटिंग अर्निंग कितनी है, ये सब निकाल रहे थे सेल्स पर। लेकिन क्या सेल्स हमारा केवल ट्रेडिंग से रिलेट करता है? ना, सेल से हम प्रॉफिट कमाते हैं, और ये सेल और प्रॉफिट हो रही है तो केवल और केवल फिक्स एसेट की वजह से हो रही है, एसेट्स की वजह से हो रही है। अगर हमारे पास एसेट ना हो तो ना सेल होगी ना प्रॉफिट आएगा। तो हम एसेट को कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? रिटर्न से। किससे? रिटर्न से। एसेट को कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? सेल से। किससे? तो एसेट को कंपैरिजन कर सकते हैं सेल से, एसेट को कंपैरिजन कर सकते हो रिटर्न से। अब मैं यही चीज बोल दूं, इसके लिए तो हम ये तो देख रहे हैं रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट, लेकिन पैसा आया कहां से था एसेट के लिए? पैसा आया कहां से था? यहां से आया था। हमने पैसा कलेक्ट किया होगा तभी तो एसेट खरीदी होगी, हाँ या ना। तो बेसिक रूट्स क्या थे? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या था? यानी यहां से पैसा लिया तब हमारी ये सेल हुई, तो हमारा इस पैसे लेने पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो भी तो कंपैरिजन कर सकते हैं। हमने इतना रुपया उठाया और इतना प्रॉफिट कमाया, बगल वाले ने कितना रुपया उठा करके कितने का रिटर्न कमाया वो बताओ, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हम केवल समरी बता रहे हैं, धीरे धीरे आगे चलेंगे, बात समझ रहे हो? ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। तो सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब सीधे ट्रेडिंग अकाउंट को उठाइए, जीपी रेशियो उठाइए, एनपी रेशियो उठाइए, ऑपरेटिंग इनकम उठाइए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो उठाइए, डिफरेंट एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ये तो हमारा ट्रेडिंग और पीएल से आ जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट को भी मिला करके हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को निकाल सकते हैं।
एसेट साइड को देखें तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, पहला देखो वही होगा, रिटर्न ऑन एसेट, हाँ या ना, जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो या रिटर्न, दूसरा रिटर्न ऑन एसेट्स, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैंने लायबिलिटी साइड लगाया हुआ है वो पैसा लिया है किससे, तभी तो सेल हो रही है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये हम लिख सकते हैं एक जगह, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आएंगे। सेट हो रहा है दिमाग में। दूसरे रेशियोज कहलाते हैं एक्टिविटी रेशियो। कौन से रेशियो, ये हैं आपके एक्टिविटी रेशियो, और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ भी रखा है वर्किंग कैपिटल में, लेकिन फिर से देखो, एक्टिविटी रेशियो में सारे टर्नओवर रेशियो लिख दो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, हाँ या ना, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, और फिक्स एसेट टू टर्नओवर रेशियो, दोनों में फर्क है क्या सर, फिक्स एसेट टू टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर, दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो फिक्स एसेट टू टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर, नेट एसेट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये सारे टर्नओवर रेशियोज निकाल सकते हो। इसके अलावा भी तुमको मन कर रहा है निकालो, कौन मना कर, सेल्स पर अगर किसी चीज को कंपैरिजन करना चाहते हो दैट इज अप टू यू। तो पहला मैंने बताया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हमने ट्रेडिंग काउंट को देखा, ट्रेडिंग काउंट में जीपी रेशियो आया था, ऑपरेटिंग इनकम रेशियो आया था, नेट प्रॉफिट रेशियो आया था। उसके बाद हम लोगों ने उसी में से ही सेलिंग एंड एक्सपेंसेस रेशियो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया था, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो आ गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो आ गया था। उसके बाद मैंने उसको किससे कंपैरिजन किया, बैलेंस शीट से कंपैरिजन किया सेल्स को। तो रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया था, एसेट्स और लायबिलिटीज को। उसके बाद हम लोगों ने एक्टिविटीज रेशियोज को देखा। एक्टिविटी रेशियोज क्या थे, सारे टर्नओवर रेशियो, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हाँ, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टू टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई एक्टिविटीज रेशियोज में। थर्ड टाइप के रेशियोज कहलाते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी शॉर्ट टर्म की भी हो सकती है, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म की भी हो सकती है। सॉल्वेंसी का मतलब क्या मैं इस लायक हूं कि अपनी लायबिलिटीज को मीट आउट कर सकता हूं, इसको कहते हैं सक्षमता रेशियो, यानी सॉल्वेंसी, क्या आप सक्षम हैं, सॉल्वेंट हैं कि इनसॉल्वेंट हैं, तो ये सॉल्वेंसी को बताता है। क्या बताता है, सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म में देखो करंट रेशियो आ जाए, टेटीओ लिख दिया है, करंट टेटीओ, करंट रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम लोग क्विक रेशियो भी बोलते हैं, कैश रेशियो, फिक्स एसेट कवर रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अभी आते हैं बताएं, चिंता मत करो। डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, टोटल लायबिलिटीज टू टोटल एसेट रेशियो। जैसे शुरू में हो सकता है तुम लोग कहोगे सर इतने रेशियोज कैसे दिमाग में रहेंगे, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग में सब सेट होते चले जाएंगे कि कहाँ से कैसे निकल रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो हो सकता है एक से दो क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहो कि हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है, ये होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में डेट आ जाएंगे, डिवेंचर्स आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म में क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे। बात समझ में आई, किससे किससे रेशियो निकाला हुआ है जरा देखो। अच्छा यहां लिख लो इक्विटी, ये पूरा होता है इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, बताया था, नहीं याद है तो सुन लो। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड। एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इन दोनों को जोड़ दो तो शेयर होल्डर फंड बोल दो, या फिर इक्विटी बोल दो, या फिर प्रोप्राइटरी फंड बोल दो, बोलो ना, पक्की बात। नेटवर्थ भी बोल सकते हो। और अगर उसमें ये चीज जोड़ दो डेट को, तो ये कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है,
अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में जा रहे हैं तो ये भी लॉन्ग टर्म, ये भी लॉन्ग टर्म। कौन देखना चाहता है? पहला तो ये लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या हम लोग सिक्योर्ड हैं या नहीं। ये भी देखना चाहते हैं कि हम लोग सिक्योर्ड हैं या नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन लोगों ने लगाया है। तो इनके लिए क्या रेशियोज हैं? डेट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। डेट इक्विटी का मतलब ये डेट और ये इक्विटी दोनों के बीच में कितना रेशियो है, ये कितना बोझ है और इसका कितना बोझ है बैलेंस शीट पर, इसको हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी का मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, और इक्विटी का मतलब मैंने बता दिया है ये। तो ये डेट डिवाइडेड बाय ये, ठीक, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, पक्का। दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, अभी देखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो इनके बीच में क्या है। तीसरा कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग बताता है, हम हल्का हल्का बता रहे हैं। कैपिटल गियरिंग का मतलब होता है गियर लगाते हो ना गाड़ी में, जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो पहले गियर लगाते हो, ज्यादा तेल खाती है, सेम वही चीज यहां पर भी है। सेकंड गियर में गाड़ी तेल कम खाएगी लेकिन स्मूथ वे में चलेगी, तीसरे में और कम खाएगी, स्मूथ वे में चलेगी, हाँ है ना। लेकिन जब झटका आएगा, रोड जाम लगेगा, तो हम तीसरे और चौथे गियर पर गाड़ी नहीं चला सकते, हमको फर्स्ट गियर पर लाना पड़ेगा, मजबूरी है। ये चौथे गियर पर ही रखेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। वही चीज यहां पर भी सेम सिस्टम फॉलो होता है। कैपिटल गियरिंग, हमारी फर्म के ऊपर, कंसर्न कंपनी के ऊपर फिक्स्ड चार्ज कितने हैं, कितने रुपए की वैल्यू का फिक्स्ड चार्ज है, यानी कितने लोग इंटरेस्ट लेने वाले हैं, कितने लोग फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड लेने वाले हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, फिक्स्ड अमाउंट लेने वाले कितने लोग हैं, डिवाइडेड बाय मालिक कितने लोग हैं। चलेंगे आगे, चिंता न करना, वहां कंफ्यूजन होगा, ऊपर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नीचे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उस समय आएगा बताएंगे। ये बताता है कैपिटल गियरिंग रेशियो कि बिना उम्मीद वाले कितने लोग हैं और फिक्स्ड उम्मीद करके बैठने वाले कितने लोग हैं। बिना उम्मीद वालों की उम्मीद उनसे ज्यादा होती है जो बिना उम्मीद, जो उम्मीद करके बैठते हैं। मेरी बात नहीं समझ में आई। डिवेंचर वाले कहते हैं हमको तो 10% चाहिए, इक्विटी वाले कहते हैं बेटा जब तुम उसको 10% दे रहे हो, कम रिस्क ले रहा है, हम तो कोई सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, हमको तो 20% चाहिए। लेकिन पता नहीं कितना, हो सकता है 2 ही पर ही बेचारे संतुष्ट होना पड़े, क्योंकि अल्टीमेट रिस्क बियरर कौन होते हैं? इक्विटी वाले। लेकिन उनकी उम्मीदें हमेशा सबसे ज्यादा होती हैं, डिवेंचर वालों से भी ज्यादा, प्रेफरेंस वालों से भी ज्यादा, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। लेकिन परसेंटेज में मालूम नहीं होता। बात समझ में आई? आएगा देखेंगे। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ये आपस में ही वर्किंग कैपिटल के रेशियो, करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, कैश रेशियो हो गया, और फिक्स एसेट, फिक्स चार्ज कवर रेशियो। फिक्स चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इसको हम कहते हैं DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जब आप लोन वगैरह लेने जाते हैं बैंक वगैरह से, तो बैंक वाला आपसे ये 2 चीजें जरूर मांगता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो वहां डेट सर्विस कवरेज रेशियो होना चाहिए। उसी बेसिस पर बैंक आपको लोन भी देता है। अच्छा बुरा उसी से ही पता चलता है। पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सार कहाँ आकर रुकता है? DSCR पर, क्योंकि बैंक को लोन देना है, तो वो चाहता है मेरा लोन सिक्योर्ड रहेगा कि नहीं, वो क्या देखता है? DSCR देखता है। ठीक है, समझ में आई? ये है आपके सॉल्वेंसी। तो पहला मैंने बताया, आते ही आज कौन से जो पहले रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताया, एक्टिविटीज रेशियो, जितने भी टर्नओवर रेशियोज थे। तीसरा हमने सॉल्वेंसी रेशियो बताया। लास्ट है पे आउट रेशियो। पे आउट किसको? डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, पीई रेशियो, ये होते हैं हमारे। ये एक होता है एमपीएस डिवाइडेड बाय बीपीएस, एमपीएस डिवाइडेड बाय बीपीएस, ये भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है ना, ये हमारे पे आउट रेशियो। तो टोटल मिलाकर 4 तरह के रेशियोज हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो में 4 रेशियोज यहां दिए हैं, और भी बना सकते हो, अदरवाइज 3 से ही काम चल जाएगा। पीई रेशियो, बीपीएस एमपीएस अपॉन बीपीएस रेशियो, तीसरा बताया डिविडेंड यील्ड रेशियो, और फोर्थ है आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है ना, चले आगे। अब एक एक करके खत्म किया जाए, पक्का?
ये सारे रेशियोज का देखो ना फॉर्मूला दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है? जीपी रेशियो का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग उसका मीनिंग दिया है। अब हम इसी को एनालिसिस करते हुए चलेंगे, लेकिन इतना डिटेल में हम आपको साथ साथ बताते हुए यहाँ से चलेंगे। ठीक, हाँ कितना आ गया? बता सकते हो इसमें जीपी रेशियो कितना है? नहीं बता पाओगे ना? हैं? कैसे निकाला था? तो अब इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, जीपी रेशियो बताने की जरूरत नहीं है ना, बोलो। चलो एनपी रेशियो बता सकते हो? एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो तुम लोगों ने कितना बताया? 35। ये बताया तुम लोगों ने 35, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। हाँ, 18.75। चलो ये भी तुम लोगों ने सही सही बता दिया। हमने दोनों नहीं बताया, लेकिन तुम लोगों ने बता दिया। क्या तुम लोग हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो बता सकते हो? क्या तुम लोग हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो बता सकते हो क्या? कितना आ रहा है? क्या तुम लोग हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो बता सकते हो क्या? बस, जब एनपी तुम्हारा इस पर निकल रहा है, जीपी तुम्हारा इस पर निकल रहा है, तो इसके लिए फिर जीपी को क्यों रेशियो लोगे बेस? ये है एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या तुम लोग हमें सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो बता सकते हो क्या? 6 पॉइंट, कितना आसान है।
क्या हमें बता सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू सेल्स रेशियो कितना होगा? अरे 65%। सोचो ना, इतना टाइम लगा दिया। जब ये मालूम है 100, ये मालूम है 35, तो बाकी तो कॉस्ट ही होगा ना इंसानों। कैलकुलेट करके बताओ जरा, कैसे निकाला मैंने 65? नहीं, 100 में से माइनस किया नहीं, हमें एब्सोल्यूट टर्म में बताओ। बस ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये कहलाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 1 लाख, प्लस 5 लाख माइनस 80,000, कितना आ गया? 5,20,000। और हमारा सेल्स था 8 लाख। इसका मतलब जीपी हो गया मेरा 1,80,000, 2,80,000। हाँ या ना? तो हम ये जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हम ये जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी इक्वल टू सेल्स। अरे वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस, अरे 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 अरे, तो वही तो मैंने किया था, सेल्स में से सीधे जीपी हटा दिया था और मैंने तुरंत बोला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐसे ही तो मैंने बोला था, और कैसे बोला था? नहीं समझे मेरी बात? हाँ हाँ, जानते हो समस्या क्या है? जब तुम लोग पढ़े लिखे होते हो ना, तो समझाना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। जो बिल्कुल जीरो जानता है ना, उसको हम आराम से समझा सकते हैं और बहुत आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन जब तुम लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हो अपनी पास्ट एजुकेशन को इस एजुकेशन से, तो वहीं पर कबाड़ा होना तय है। घर जा करके तुम लोग फिर वही अपनी पुरानी कॉपी किताब निकालने की कोशिश करोगे कि सर तो नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, चलो एक बार वही रट्टा मारा हुआ था उसी को देख लेते, बस वहीं से कबाड़ होना शुरू। वो तुम लोग बच्चे थे, उस हिसाब से बताया जाता था, ठीक है ना? काफी चीजें गलत होते हुए भी तुम लोग के दिमाग में भर दी गई थी कि ठीक है अभी बच्चे हो इतना ही समझ लो, लेकिन अब तुम लोग एनालिसिस रियल लाइफ का करने जा रहे हो, तो काफी चीजें वहां से डिफरेंट होंगी। पक्की बात है ना? तो अब ऐसा कोई काम मत करना कि जा करके अपने पास्ट को रिवाइंड करना, वो कॉपियां वहीं पड़े रहने देना। देखो रखी हुई हम कहें ना, नहीं ये आदत होती है, हम खुद उस चीज को झेले हैं और स्टक हो जाता है आदमी का दिमाग उसी चीज पर, उसके बाहर पर निकलता नहीं है, ठीक है ना? तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड में सेल्स में से जीपी कहां से आया? मैंने ऐसे ही बताया था, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं जीपी रेशियो बताओ, तो आप कहते हैं सर जीपी रेशियो का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा सेल्स पर निकलता है। किस पर निकलता है? तो आप कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। लेकिन अगर मैं वही बोल देता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो निकालो, कौन सा रेशियो? तो हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन सेल्स इनटू ये, और ये मिला करके क्या बन जाएगा? सेल्स। देखो ना, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू सेल्स। अगर ये 35% निकला है तो ऑटोमेटिक ये हमारा, क्योंकि हम सेल्स को कितना मानकर चल रहे हैं, अब समझ में आई बात? सेम इसी तरह से नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में एनपी रेशियो बोलते हैं, तो क्या निकाला? एनपी अपॉन सेल्स इनटू 100।
तो नेट प्रॉफिट किस पर निकाला हम लोगों ने? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस किए होंगे, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस किए होंगे, तब तो हमारा नेट प्रॉफिट आया होगा, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 किया होगा। हाँ या ना? जरा देखो इसका रेशियो निकाल लो, कितना आया था? 65%। हाँ या ना? और नेट प्रॉफिट आया था तुम लोग का 18.75%। कितना आया था? इसका मतलब ये हुआ 65% अगर हमारा ये है, नेट प्रॉफिट मेरा 18% है, तो बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना होगा? अरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो कितना है? ये 10% है, और ये 65 माइनस 10 माइनस 6.25। बोलो जीपी रेशियो कितना था? 35। 5% कहाँ गया भाई? 100 में से 10 इधर आ गया, 6.25 इधर आ गया, 18.75 इधर आ गया, और हमारा 65% ये था। जरा जोड़ो तो सबको, ये सब ऐड करो तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 75, 6.25, कितना आ रहा है? 25। हो गया ना पूरा? हो तो गया, ठीक तो है। फिर यहाँ क्यों डिफरेंस आ रहा है? 65 ये हो गया, 10 ये हो गया, 6.25 ये हो गया, तो आना चाहिए 18.75 डिफरेंस आना चाहिए। ठीक तो है एनपी, यही आएगा। ये 65 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 6.25 हो जाएगा रेशियो। अरे बोलो ना, तो जो बचेगा यही तो आएगा ना। अरे सेल्स है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव माइनस, इसको कर दें ब्रैकेट में, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई इनटू, तो ये हमारा होता है सेल्स पूरा 100 होता है, माइनस ये सब मिला करके जितना भी 91, 81, 82 जितना भी आए, ये 100 रहेगा। बाकी हमारा टोटल खर्चा है, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का खर्चा है और बाकी ऑल एक्सपेंसेस हो गए। तो रेशियो ऐसे ही निकलता है। तुम लोग और भी कोई रेशियो इस पे से जानना चाहते हो? कोई रेशियो बता सकते हो? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रेशियो क्या निकालोगे? रेशियो क्या बन जाएगा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सेल डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कमीशन एक्सपेंसेस रेशियो बता सकते हो क्या होगा? कमीशन डिवाइडेड बाय सेल्स इन, अभी निकालो ना जो रेशियो निकालना है। नहीं दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब? नहीं निकाल सकते, बात खत्म। डिस्काउंट का निकाल लेना। अब धनिया मिर्चे का निकाल, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थे। कौन से रेशियो थे? अभी इसमें भी पूरा नहीं देखा हम लोगों ने। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने पढ़ा ही नहीं। चले अगर हम कहें करंट रेशियो निकालो, कौन सा रेशियो? और मैंने कहा जो हम समझेंगे वही तुमको भी समझना पड़ेगा। कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं, नॉर्मली रेशियोज होते हैं जो आप समझेंगे वही हमें भी समझना है। इसको हम कहते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा है ना, रेशियोज हैं क्या? तो करंट एसेट क्या होती हैं मालूम है सर? स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, कैश होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बीपी होता है, यहां बीआर होता है।
बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बात समझ में आई? ये होते हैं हमारे करंट एसेट्स। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर इस क्वेश्चन में तुमको कहा जाए करंट रेशियो निकालो, तो क्या निकालोगे? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या बताता है ये हमको? ये बताता है कि अगर ये ऊपर का हिस्सा 3 रुपए आ गया, 3 लाख रुपए अगर करंट एसेट है, 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है, इसका मतलब रेशियो निकला 3:2, यानी हर 1 रुपए की लायबिलिटी के पीछे हमारे पास 3 रुपए की एसेट रखी हुई है। अच्छी बात है या नहीं है? है या नहीं है? बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके मीनिंग अभी अलग अलग निकलेंगे थोड़ी देर में। जरूरी नहीं 3:1 सही हो, मेरी बात समझना। चलें आगे। लेकिन हाँ, अभी नॉर्मल देखा जाए तो यस इट इज गुड वन, लेकिन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी, साइज ऑफ द कंपनी। ठीक है ना? किस सर्क्यूमस्टांसेस और सिचुएशन में कंपनी काम कर रही है, उसको देखते हुए करंट रेशियो हमें बताना पड़ेगा सही है या गलत है। तो फिलहाल 3:1 में बढ़िया मानकर चल रहा हूं। हर एक लायबिलिटी के पीछे 3 रुपए की एसेट है, तो इसका मतलब है कंपनी इज गोइंग गुड, कंपनी इज वेरी मच कैपेबल टू पे ऑफ इट्स डेट इजीली। हाँ या ना? अच्छा, इसको हम कहते हैं करंट रेशियो। जरा इधर बता सकते हो करंट रेशियो क्या होगा? सर ये करंट एसेट है, करंट एसेट है, करंट एसेट है, करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और इन सबको जोड़ लीजिए। 1,14,000 ना? नहीं, 1,34,000। उप्स, बता सकते हो करंट रेशियो कितना आया? ये डिवाइडेड बाय ये इक्वल टू 1.29, यानी हर 1 रुपए की लायबिलिटी के पीछे 1.29 रुपीज की एसेट कंपनी के पास अवेलेबल है। बोल सकते हो ना? तो करंट रेशियो यहां पर निकाल सकते हो तुम लोग। कैसे निकालोगे? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या लिखोगे? स्टॉक, डेटर, एडवांस टैक्स और कैश। स्टॉक, डेटर, एडवांस टैक्स और कैश। अभी देखना 2 मिनट में तुम लोग का दिमाग दूसरी जगह जाएगा। अभी नई चीज सीखोगे, बिल्कुल इत्मीनान से देखना। इधर क्या है? क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। क्रेडिटर्स एंड शॉर्ट टर्म लोन। तो ये आ जाएगा, एक आ गया था 1,34,000 और ये आया था 1,04,000। 1. ऐसे लिख सकते हो, 1.29 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हो ना? ये आया आंसर नंबर 4। ये है सॉल्यूशन नंबर आपका 4। यही तो पूछा था, निकल गया है सॉल्यूशन नंबर 4। लिख लो इसको, आगे बढ़े। हमसे कहता है इसी क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्विक रेशियो क्या होगा? कौन सा रेशियो? सुन 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 सुन, कोई बताएगा? कुछ जानता है कोई? हाँ, क्या? इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ये कहता है, इसको हम लोग लिक्विड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कहते हैं क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी पर बोलने दो हमको, बिल्कुल मत बोलना बीच में। क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। अब ये क्विक एसेट्स क्या होती हैं? क्विक का मतलब तुरंत, ये क्विक, इमीडिएटली, लिक्विड। कौन कौन सी एसेट है जिनको तुरंत पे ऑफ करना पड़ सकता है, तुरंत पैसा मांगा जा सकता है, उसको हम कहते हैं क्विक लायबिलिटी। वो कौन सी एसेट्स है जिनको हम तुरंत क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, उसको हम कहते हैं क्विक एसेट्स। जो पैसा हमसे तुरंत मांगा जा सकता है उसको हम कहते हैं क्विक लायबिलिटी। जो पैसा हमको तुरंत कन्वर्ट हो सकता है कैश में हमारी एसेट्स का, उसको हम कहते हैं क्विक एसेट्स। बात समझ में आई? तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं
तो करंट एसेट में से स्टॉक अगर हटा दो, बोलने दो बाबू, अगर इसको हम हटा दें तो कैश तो मेरे पास क्विक है ही, उसको कैश में क्या कन्वर्ट करना, ऑलरेडी लिक्विड है। डेटर्स हमको तुरंत दे सकते हैं, जाहिर सी बात है 10 दिन 20 दिन के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। स्टॉक तो अभी डेटर्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद कैश में आएगा, तो ये हमारा तुरंत क्विकली कन्वर्टेबल है इनटू कैश। हाँ या ना? एडवांस टैक्स सरकार से वापस तो ले नहीं सकते, ठीक, तो हमारा क्विक एसेट नहीं है, मेरे पास आएगा ही नहीं वो पैसा, वो चला गया तो चला गया। क्रेडिटर्स, ये हमारी क्विक लायबिलिटी हो सकती है, ये तुरंत मांगा जा सकता है, लेकिन लोन कभी भी तुरंत मांगा नहीं जा सकता, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, जैसा लोन मांगा गया हो। हाँ या ना? उसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है, बोलो। तो हमारे लिए ये क्विक लायबिलिटी है। क्या है? क्विक लायबिलिटी है। ये हमारे लिए क्विक एसेट्स हैं, स्टॉक को छोड़ करके, स्टॉक को छोड़ करके। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कोई डाउट है? अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर हमसे कहता है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमारी तुरंत रीपेबल्स हैं, क्या है? तुरंत रीपेमेंट होना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नॉर्मली शॉर्ट टर्म बोरोइंग या बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे ऊपर होता है, हम पैसा देते हैं, निकालते हैं, जमा करते हैं, निकालते हैं, वो हमसे मांगा नहीं जा सकता, हमारा इंटरेस्ट जा सकता है, लेकिन नॉर्मली मांगा नहीं जा सकता। भाई करंट सीसी लिमिट क्या होती है? सीसी लिमिट क्या होती है, जानते हो नहीं जानते? बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम सुना है? बस ठीक, अभी आएगा, वो भी आएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या है, मैंने बैंक से कह दिया अब मेरा कभी पैसा कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ज्यादा निकाल लिया तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता रहेगा, ये थोड़ी कहेगा पैसा तुरंत दो, बोलेगा क्या? तो नॉर्मली वो क्विक लायबिलिटीज में नहीं आता। करंट लायबिलिटी है मेरी, लेकिन क्विक लायबिलिटी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्विक लायबिलिटी है या नहीं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉर्मली करंट लायबिलिटीज को हम लोग क्विक लायबिलिटीज मान लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉर्मली हम लोग करंट लायबिलिटीज को ही क्विक लायबिलिटीज मानते हैं। जरा देखो यहां लिखा भी होगा, ये This indicates the ability to meet the short-term payments using the most liquid assets. आपके पास कैश अगर सारा मांग लिया जाए लायबिलिटीज का, तो आपके पास कैश है क्या देने के लिए? तो वो देखना पड़ेगा। अगर ये सारा कैश मांग लिया जाए आपसे, तो क्या आपके पास तुरंत कैश कन्वर्ट करने लायक एसेट है क्या, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड एसेट्स। तो कहता है दिस रेशियो इज मोर कंजर्वेटिव देन द करंट रेशियो बिकॉज इट एक्सक्लूड्स इन्वेंट्री एंड अदर करंट एसेट्स व्हिच आर मोर डिफिकल्ट टू टर्न इनटू कैश। देखो, तो इसने साइलेंट किया हुआ है क्विक लायबिलिटी को, करंट लायबिलिटी को, तो यहां पर इसने करंट लायबिलिटी को ही क्विक लायबिलिटी माना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बैंक ओडी वगैरह होता है वो क्विक पेबल्स हो, नॉर्मली वो क्विकली पेबल्स नहीं होते। हाँ, पैसा कम होता है, जाता है, आता है, जाता है, लेकिन वो तुरंत डिमांड नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलो, अगर हमसे अब पूछा जाए कि बताओ क्विक रेशियो क्या है तुम्हारा इसी क्वेश्चन में, तो स्टॉक को तो हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते तुरंत, जब तक सेल नहीं होगा। ये हमारा कन्वर्ट हो सकता है, ये तो गवर्नमेंट के पास गया, ये करंट एसेट है लेकिन क्विक एसेट नहीं है। ये करंट एसेट है, क्विक एसेट है, कैश में ही है। तो बताओ, मेरे पास दो करंट एसेट हैं जो कि एसेट में है, स्टॉक एंड कैश, स्टॉक एंड कैश डिवाइडेड बाय, कुछ ना दिया हो तो क्विक लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी या हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आ जाएंगी। यहां पर बैंक ओडी वगैरह कुछ नहीं लिखा है, इसने लिखा है शॉर्ट टर्म, अच्छा लिखा है बैंक ओडी, तो इसको हम लोग नहीं मान सकते, मानना नहीं चाहिए। मानना आएगा, क्वेश्चन इसका भी आएगा, लेकिन अब क्वेश्चन लोगों ने माना है कि नॉर्मली करंट लायबिलिटीज में
क्विक लायबिलिटीज को ही करंट लायबिलिटीज बोलेंगे या करंट लायबिलिटीज को ही क्विक लायबिलिटीज मानेंगे, आएगा उसका भी क्वेश्चन आएगा, चिंता ना करो। तो इसने क्या किया, सीधे सीधे करंट लायबिलिटीज लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो तुम लोग के लिए वो भी लेते आएंगे, चिंता ना करना, उसका बाइफर्केशन। ठीक, अच्छा, स्टॉक एंड कैश कितना था, 50,000 और 30,000, और करंट लायबिलिटी कितना था, 1,04,000। तो बताओ कितना है, 0.36 डिवाइडेड बाई 1, यानी हर 1 रुपए की लायबिलिटी के पीछे मेरे पास तुरंत अगर 1 रुपए मांगा जाए तो मैं दे नहीं सकता हूं, मैं केवल 76 पैसा ही दे सकता हूं। हम तो अभी वाहवाही लूट रहे थे ना, नहीं यहां पे वाहवाही नहीं लूट रहे थे, ये था। ठीक, कि 1.29, 1 रुपए के पीछे मेरे पास 1 रुपए 29 पैसे हैं। कहां है 1 रुपए के पीछे 1 रुपए 29 पैसे? अगर ये पूरा 1 रुपए आपसे मांग लिया जाए तो तुरंत का देने के लिए आपके पास केवल 76 पैसा ही है। ये आपका सही रिजल्ट नहीं दे रहा था करंट रेशियो, आपका सही रिजल्ट कौन दे रहा है, क्विक रेशियो। करंट एसेट में तो आपने एडवांस टैक्स भी लिख दिया, प्रीपेड सैलरी भी लिख दी, अरे उसको कैश में क्या कन्वर्ट करोगे? किसी को मैंने सैलरी दी, मैं कहूंगा लाओ लाओ कैश दो वापस, नहीं हो सकता, कैश में तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। स्टॉक पड़ा हुआ है, आप लाखों रुपए का स्टॉक रख लो, दांत दिखाते रहो, जब बिकेगा नहीं तो कैश में कन्वर्ट कैसे होगा? अगर हमें हमारी लायबिलिटीज आज की आज मांग ली जाए तो आज के आज हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है कन्वर्ट होने के लिए, या तो कैश पड़ा हो या किसी एसेट्स को जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्विक एसेट का हिस्सा बनता है। ठीक, चले आगे। तो हमारे 2 रेशियो समझ में आए, पहला करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। देखो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, देखना रेशियोज का मजा क्या आता है। कोई बताएगा हमको इसका आंसर? कहता है x के पास करंट रेशियो है 3.5, करंट रेशियो कितना है, और कहता है क्विक रेशियो है 2:1, तो क्विक रेशियो है हमारे पास 2:2, और कहता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट 24,000, यानी हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है 24,000। तो बताओ करंट एसेट कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। बोलो भाई। मैं करूं? सिक्सटी हमें क्या मालूम, हम रट करके थोड़ी बैठे, अभी करेंगे नोट। हाँ नोट करके रखे रहो। चले, देखो इधर देखो, आंसर तो एक ही आएगा।
आने दो। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट अपॉन करंट एसेट है 3.5 डिवाइडेड बाई 1, हाँ या ना। इसका मतलब सुन लो, हो सकता है ये ऐसे रहा हो 3.5 लाख और ये रहा हो 1 लाख, मान लेते हैं। तो ये काटा गया तो आंसर आ गया 3.5। इसका मतलब इसमें 3.5 इंटू 1 लाख कर दें, इंटू 1 लाख कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। नहीं समझे? अरे आ जाएगा ना। तो हम इस 1 लाख को मान लेते हैं x, मालूम नहीं है हमको कितना, मल्टीप्लाई तो दोनों जगह 1 लाख से करना है, x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये अब हटा सकते हैं, समझाने के लिए ठीक था। सेम इसी तरह क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है हमको, कितना दिया है 2:1, तो सेम वही चीज 2x एंड 1x, हाँ या ना। और हमें मालूम है स्टॉक इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। करंट एसेट में स्टॉक शामिल होता है लेकिन क्विक एसेट में स्टॉक शामिल नहीं होता। तो हमारा करंट एसेट दिया है 3.5x और क्विक एसेट दिया है 2x और स्टॉक दिया हुआ है 24,000। कितना दिया है? इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारा स्टॉक होगा। तो x इक्वल टू 16,000। ये x 16,000 अगर है तो x क्या है? करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू x इक्वल टू 16,000। करंट एसेट इक्वल टू 3.5x इक्वल टू 16,000 इंटू 3.5, 56। किसका किसका आया था? ये यही थी। चलो क्विक एसेट का मतलब कितना है? 2x इक्वल टू 16,000 इंटू 2, 32,000। और इन दोनों का डिफरेंस देखो, करंट एसेट और क्विक एसेट का, देखो वहीं पर आ गए। और यही तो था हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, स्टॉक। प्रूफ हो गया ना, सामने है तुम्हारा। ये है सॉल्यूशन नंबर 6, नोट कर लो इसको। दस मिनट और दे सकते हो? एक इंपॉर्टेंट चीज बताएं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। कई लोग जो फाउंडेशन से आए होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री लिए होंगे हो सकता है उनके लिए ये चीज़ हो। तो 10 मिनट दे दो, क्लियर कर देते हैं। जल्दी से बताओ तो। एवरेज स्टॉक होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 3। अच्छा 2 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना आ गया? 65,000। दिस इज योर आंसर। सिंपल था ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब बताओ, इसके लिए भी तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। इसको डबल करके इसको माइनस कर दो, 80 आ जाएगा। सोचना क्या है, एवरेज स्टॉक आधा होता है, इसको डबल कर लो तो दोनों मिलाकर आ गया। तो एक 80 में से माइनस कर दो सीधे सीधे, नहीं तो फॉर्मूला तो मालूम ही है तुम लोग को, हाँ या ना।
एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई, तो एवरेज दिया है 90 डिवाइडेड बाई 1, ओपनिंग स्टॉक दिया है 50 प्लस क्लोजिंग नहीं मालूम डिवाइडेड बाई 2। देखो ना मल्टीप्लाई हो गया ना ये, तो 180 माइनस 50, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 130। तो इसके लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा जल्दी करो। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, तो 50 प्लस 1 50। अब ये सब तो हमें बताना ही नहीं था तुम लोग को, क्यों? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हम्म। हाँ बोलो बाबू। हाँ बोलो बाबू। वाह रे वाह, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई। हम तो सोचे थे हमारे क्वेश्चन लिखते लिखते तुम लोग आंसर बता दोगे। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया था रेशियो एनालिसिस में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स, यही तो बताया था। सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स कितना है, जीपी रेशियो कितना है, क्या कर रहे हो तुम लोग? आज ही बताया ना, अभी तो ये शुरुआत हुआ था, हमें लगा कि अब क्या बोल। अभी शुरू हुआ है। सॉल्यूशन बताएं। एक मिनट, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या?
हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, आंसर बताओ। क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। हाँ बताओ। चलें, देखो इधर एवरेज स्टॉक दिया हुआ है हमको 50,000। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 2 इंटू एवरेज स्टॉक। बात तो वही पड़ी, इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा। और हमें मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 20,000 हो जाएगा। तो 2x प्लस 20,000 इक्वल टू 1 लाख। तो 2x इक्वल टू 80,000, x इक्वल टू, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो 20,000 से ज्यादा होगा। ये हो जाएगा x प्लस 20,000। बोलो। हमसे कहता है सेल्स दिया हुआ है, जरा देखना इधर। हमें सेल्स कितना दिया हुआ है, 2 लाख, और जीपी रेशियो 20%। सेल्स है 2 लाख, जीपी दिया हुआ है 20% यानी 40,000। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000। बाकी जो आएगा वो परचेज हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर 80,000, 1,80,000। बोलो क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आई बात? अरे यहां तो ऐसे डायरेक्ट रख सकते थे, सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 2 लाख माइनस 20% इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 1,60,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक निकाला था अभी ऊपर, प्लस एक्स माइनस, एक्स ना रखो अब वाई रख दो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो ये कट जाएगा, तो y माइनस 1,60,000 माइनस उधर शिफ्ट करोगे तो 1,80,000 वाई, यानी ये परचेज। ऐसे भी निकाल सकते हो, समझे मेरी बात? यहाँ तो इसको बना लो, यहाँ तो ऐसे निकाल लो, जैसी मर्जी हो। ठीक, आगे करें।
हम्म, एक मिनट, कैसे कर रहे हो बाबू? ठीक है, दूसरा? दिमाग सही दौड़ा रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक दिमाग दौड़ा है। अरे वाह, अरे वाह। एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ बोलो बाबू, बताओ पूनम, तुम बताओ बाबू। अब देखो, इसके लिए तुम लोग फॉर्मूला रखते हो ना? कैसे करते हो, चलो बताओ। एक मिनट रुको, हाँ बताओ, कैसे आया? कैसे निकाल लिए? अब देखो, सुन लो, अब आगे से तुम लोग इस चीज को ऐसे सॉल्व करना, ठीक है? दिमाग में सेट होता है। इसको हम कहते हैं स्टॉक बॉक्स। हमेशा याद रखना, इधर लिखना कॉस्ट, ये लिखना प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। अब जो रेशियो दिया है उसको कॉपी पेस्ट कर लो। 20% ऑन सेल्स, तो 20% प्रॉफिट है किस पर? तो 100 मान लो। ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस ये इक्वल टू ये होता है। अच्छा, अब पहला दिया है 5 लाख सेल्स, तो सेल्स को इसको नीचे रख दें। 80%, 20% और 100%। पहला दिया है कितना? सेल्स 5 लाख, तो सेल्स की जगह लिख दिया 5 लाख। फॉर्मूला बन गया 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 करके बताओ। अगर ये 100 के बराबर इतना है तो 20 के बराबर कितना होगा? 1 लाख। ये कितना आ गया? अच्छा, इसी को फिर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये आ जाएगा प्रॉफिट और ये हो जाएगा सेल्स। 20% ऑन कॉस्ट दिया है, तो कॉस्ट अगर 100 होगा तो प्रॉफिट 20% होगा। इसका मतलब सेल्स 120% होगा। सेल्स दिया है 5 लाख, तो 120 से डिवाइड कर लो, 20 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 लाख डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20। अब बात समझ में आई? फॉर्मूला रटना भी मत, डिवाइडेड बाई 120 करना है, 80 करना है, 100 करना है, अपने आप बता देगा ये। नहीं, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, जबकि कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, लेकिन गलती है वो तो एग्जाम में ही होती है। इक्वल टू सेल्स क्या पूछा है हमसे? 20% ऑन थर्ड, ये 20% ऑन कॉस्ट है ना, तो हम सीधे रख देंगे कॉस्ट का 20%, यानी सेल्स हो जाएगा। और हमें दिया क्या है? कॉस्ट दिया है कितना? तो कॉस्ट की जगह 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 लाख हो जाएगा। ये 6 लाख आ जाएगा सेल्स। समझे मेरी बात? बहुत बढ़िया। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। क्या दिया हुआ है? 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स 20 का परसेंट उसका, ये हो गया 80%। बोलो, अब हमें दिया क्या है? 5 लाख कॉस्ट, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20, 4 सवा लाख आ जाएगा। ये 6,25,000 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है, बॉक्स बनाकर करोगे तो तुरंत होता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ना हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत, ना समझने की जरूरत, सारा चीज यही बता देगा। समझे मेरी बात? टाटा बोले।
चलो एक क्वेश्चन और कर लो, जब कर ही लियो, इतना समझ लिए हो तो लास्ट हम भी देखें क्या समझे हो। हम्म। हाँ 20% ऑन सेल्स है। कितना? 5,87,500 और कितना है बाबू? सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया है? तो सीधे बॉक्स में ही रख देते हैं। कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स। 20% ऑन सेल्स बोला है, तो 100, 20, 80 और ये है कॉस्ट है 470, ये कितना आ जाएगा? 117,500, 587,500। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना? टाटा बोले आप। थैंक यू बच्चों।